आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन के बारे में, या पॉट स्पाइन के बारे में, या स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आज तक हमने बहुत बात की है स्लिप डिस्क के बारे में, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, एडवांस्ड सर्जरीज, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंडियन हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस आज तक पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है। सच्चाई की बात करें तो टीबी इंडिया के अंदर एंडेमिक है। छाती का टीबी सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर सेकंड मोस्ट एरिया जो टीबी जिस एरिया को अफेक्ट करता है वो है आपका स्पाइन। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में स्पेशलाइजेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है और मैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करने में एक्सेल करता हूँ। पुराने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। 18 महीने होने पे हम उसका सीआरपी और ईएसआर करवाते हैं, रिपीट एमआरआई कराते हैं, और जब पेशेंट ठीक हो जाता है, एमआरआई और ब्लड टेस्ट से डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस फ्री है, तो हम एटीटी या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कमर में दर्द है, भूख कम लगती है, वजन कम हो रहा है, ये सिम्टम्स रहते हैं। पैरों में कोई कमजोरी नहीं है, हाथों में कोई कमजोरी नहीं है, कोई सुनपन नहीं है, लैट्रिन पेशाब में पूरा कंट्रोल है। लेकिन जब हमने एमआरआई कराया या फिर कोई एक्सरे कराया तो उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी डेवलप हो चुकी है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि काइफोसिस डेवलप हो चुका है, या फिर इंपेंडिंग फ्रैक्चर। मतलब आपके कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया होते हैं जो आपको डॉक्टर इवेल्युएट करेंगे, वो बताएंगे कि आपकी जो हड्डी है वो बहुत ही अनस्टेबल है, कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है। इन केस फ्रैक्चर हुआ तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मतलब वीकनेस, लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल, वो खो सकता है। इस कंडीशन के अंदर भी आपको डॉक्टर डिसाइड करके बताएंगे कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है या आपको जरूरत है। याद रहे, इसके अंदर जो सर्जरी होती है उसके अंदर डिकम्प्रेशन की जरूरत जनरली नहीं होती है, मतलब नसों को खोलने की जरूरत नहीं होती है। केवल रॉड और पेच के माध्यम से आपकी रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज कर दिया जाता है या उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाता है। याद रहे कि ये केवल एक प्रिवेंटिव तरीका है कि ताकि फ्यूचर में जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपको कमजोरी आ सकती है, वो कमजोरी ना आए। इस प्रिवेंशन के एंटिसिपेशन में हम इस सर्जरी को करते हैं। जैसे कि हम रूटीनली एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिमेन है वो देते हैं 4 ड्रग्स का 9 महीने से लेकर 18 महीने तक, वो सेम इसमें कंटिन्यू होता है। जब भी हमें दवाइयां बंद करनी होती है तो हम दोबारा से सीआरपी, ईएसआर जो ब्लड टेस्ट हैं वो कराते हैं, रिपीट एमआरआई कराते हैं, और कंफर्म होने के बाद कि हाँ टीबी रिजॉल्व हो चुका है, उसके बाद हम टीबी की दवाइयां बंद कर सकते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन या स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एक ब्रॉड आउटलाइन है। इसके अंदर फाइनल डिटेल्स भी रहती है, फर्दर क्लासिफिकेशन, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सब कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये भी बहुत वेरी कर सकता है। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण है, कमर में दर्द है जो 6 हफ्ते 3 महीने से ज्यादा है, रात में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, नींद खुल जाती है, भूख कम लगती है, वजन कम हो रहा है, अगर इस तरह के लक्षण है, हल्का बुखार रहता है, इस तरह के लक्षण है, तो आप अपने स्पाइन सर्जन से जरूर मिलें, अपना एमआरआई कराएं, अपने आप को इवैल्यूएट करवाएं और देखें कि आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। नॉन सर्जिकल एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट से ही आपका इलाज हो जाएगा, या फिर आपको सर्जरी की जरूरत है तो आप उस हिसाब से अपनी सर्जरी या अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको करवा सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग इस तरह के इंफॉर्मेशन को सीख कर रहे हैं वहां तक हमारी जो आवाज है वो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।